हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा एकेडमी में। करंट अफेयर्स के हम देख लेते हैं। चलिए देखते हैं हम पहला प्रश्न अपना। बहुपक्षीय अभ्यास कवकस किस देश में यानी आयोजित किया जाता है? तो चलिए एक बार फिर से देख लीजिए। बहुपक्षीय अभ्यास कवकस किसमें मतलब किस देश में आयोजित किया जाता है? पहला है रूस, दूसरा है फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी है आपका भारत, ऑप्शन नंबर डी है आपका अमेरिका। तो ऑप्शन नंबर आपका जो फर्स्ट है ए वो राइट है, यानी रूस। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। रूस बहुपक्षीय अभ्यास कवकस आयोजित करता है और उसने भारत को रूस के अस्त्राखान में आयोजित होने वाली बहुपक्षीय सैन्य रक्षियन कवकस 2020 रणनीतिक कमांड पोस्ट अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है। भारतीय दल में 150 सैन्यकर्मी सहित नौसेना और वायुसेना के कुछ कर्मी शामिल होंगे। कवकस 2020 को कॉकासस 2020 के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अमेजिंग अयोध्या पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका नीना राय, ऑप्शन नंबर 2 है आपका अरुंधति रॉय, ऑप्शन नंबर सी है आपका नरेंद्र मोदी जी और ऑप्शन नंबर डी है आपका योगी आदित्यनाथ। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ए नीना राय, यानी अमेजिंग अयोध्या पुस्तक के लेखक का नाम क्या है आपके? नीना रॉय। चलिए प्रश्न की व्याख्या देखते हैं पहले हम। नीना रॉय ने अमेजिंग अयोध्या पुस्तक लिखी है। यह पुस्तक अयोध्या शहर के बारे में प्रामाणिक जानकारी प्रदान करती है जो प्राचीन हिंदुओं के समय और जीवन और राम और सीता के श्रद्धेय आंकड़ों को समझने में मदद करती है। पुस्तक को ब्लूम्सबरी द्वारा प्रकाशित किया गया है। पुस्तक में दुनिया की अन्य सभ्यताओं के साथ प्राचीन सभ्यता की भी तुलना की गई है। पुस्तक नवंबर 2020 में जारी की जाएगी। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, तीसरे प्रश्न की ओर। को पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी किसे मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? पहला है ऑप्शन आपका नवनीत गुप्ता, ऑप्शन नंबर बी है आपका जागेश्वर शर्मा, ऑप्शन नंबर सी आपका हरदयाल प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी है आपका आर.के. त्रिपाठी। जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी हरदयाल प्रसाद। चलिए प्रश्न की व्याख्या देखते हैं हम। हरदयाल प्रसाद को पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। वह पहले एसबीआई कार्ड के प्रमुख के रूप में काम कर चुके हैं। वर्तमान अंतरिम प्रबंध निदेशक और कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीरज व्यास का पद ग्रहण करेंगे, जो 10 अगस्त 2020 को अपना पद त्याग रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, अपने प्रश्न नंबर 4 की ओर। किस राज्य द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए आपका दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी है आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी है पंजाब और ऑप्शन नंबर डी है आपका ओडिशा। जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है आपका दिल्ली। एक बार प्रश्न को देख लीजिए फिर से। किस राज्य द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका है दिल्ली, राइट आंसर। चलिए प्रश्न की व्याख्या देखते हैं हम। नई दिल्ली के राजघाट स्थित गांधी स्मृति और दर्शन समिति में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। केंद्र स्वच्छ भारत मिशन पर एक परस्पर संवादात्मक अनुभव केंद्र है और केंद्र महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि है और गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी समारोह के अवसर पर 10 अप्रैल 2017 को घोषित किया गया था। प्रश्न नंबर 5 की ओर हम बढ़ते हैं अपने। भारत में तेंदुए के अवैध शिकार और अवैध व्यापार
एक नज़र रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? ऑप्शन नंबर ए है आपका वन मंत्री, ऑप्शन नंबर बी है आपका ट्रैफिक, ऑप्शन नंबर सी है वन संरक्षण, ऑप्शन नंबर आपका है प्राकृतिक संरक्षण। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका राइट आंसर है इस प्रश्न का। प्रश्न देख लीजिए एक बार फिर से। भारत में तेंदुए के अवैध शिकार और अवैध व्यापार पर एक नज़र रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो किसके द्वारा की गई है? वो है ट्रैफिक। चलिए आगे देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। रिपोर्ट को ट्रैफिक द्वारा जारी किया गया जो कि वन्य जीव व्यापार निगरानी नेटवर्क प्रकृति और WWF के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ की एक सहयोगी पहल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अवैध शिकार की सबसे अधिक संख्या महाराष्ट्र और उत्तराखंड से है। भारत में तेंदुए की अंतिम औपचारिक जनगणना 2014 में की गई थी, जिसके अनुसार तेंदुए की आबादी 12,000 से 14,000 के बीच थी। प्रश्न नंबर 6 की ओर हम पढ़ते हैं। रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए आपका संजय रेड्डी, ऑप्शन नंबर बी है आपका आर शुक्ला, ऑप्शन नंबर सी है आपका यतीश यादव, ऑप्शन नंबर डी है आपका निरंजन गुप्ता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी यतीश यादव। इस प्रश्न को एक बार देख लीजिए फिर से। रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यतीश यादव हैं। ये प्रश्न को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के स्तर से देखा जाए तो। देखिए फ्रेंड्स, दोस्तों, मेरे मित्रों, अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें, और अगर ये वीडियोस आपको अच्छी लगी है तो अपने मित्रों के बीच में ज़रूर शेयर करें, जिससे कि हमारी वीडियो उन सभी विद्यार्थियों तक पहुंच पाए जिनको ज़रूरत है ऐसी पढ़ाई की, ऐसी शिक्षा की, जिससे कि वो आगे कुछ कर सकें। चलिए आगे हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं इस प्रश्न की। पहले हम रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन पुस्तक का लेखन अनिवार्य पत्रकार यतीश यादव द्वारा किया गया है। जो यतीश यादव हैं वो एक पत्रकार हैं और गुप्त संचालन के कामकाज के बारे में जानकारी प्रदान करता है। पुस्तक भारतीय जासूसों के नेटवर्क का पहला व्यापक विवरण प्रदान करती है और कैसे खुफिया जानकारी इकट्ठा की जाती है और कैसे ये खुफिया रिपोर्ट भारतीय हितों को आगे बढ़ाने में मदद करती है। चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर हम बढ़ते हैं। कश्यू इंडिया ऐप किस राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है? प्रश्न क्या है आपका? कश्यू इंडिया ऐप किस राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है आपका असम, ऑप्शन नंबर बी है आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी है आपका कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी है आपका उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर आपका क्या है? वो ऑप्शन नंबर सी है इस प्रश्न का, कर्नाटक। कर्नाटक द्वारा कश्यू इंडिया ऐप जारी किया गया है। चलिए इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं पहले इस प्रश्न की। कश्यू इंडिया ऐप कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है। कर्नाटक में काजू यानी कश्यू अनुसंधान निदेशालय DCR ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जो किसानों के लिए फसल की खेती बाजार के आंकड़ों से संबंधित जानकारी प्रदान करेगा। इस ऐप से काजू व्यापारियों को बहुत मदद मिलेगी। चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर हम बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। रॉकफेलर फाउंडेशन ने फूड सिस्टम विजन 2050 पुरस्कार हेतु किस भारतीय संगठन का चयन किया है? तो एक बार फिर से देख लीजिए प्रश्न क्या है। रॉकफेलर फाउंडेशन ने फूड सिस्टम विजन 2050 पुरस्कार हेतु किस भारतीय संगठन का चयन किया है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऑप्शन नंबर बी है मोदी फाउंडेशन, ऑप्शन नंबर सी है टाटा मोटर्स, ऑप्शन नंबर डी है आपका नांदी फाउंडेशन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है इस प्रश्न का आपका, नांदी फाउंडेशन। चलिए इस प्रश्न की हम व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। रॉक स्टार फाउंडेशन ने फूड सिस्टम विजन 2050 पुरस्कार के लिए दुनिया में शीर्ष 10 विजनरीज में से एक के रूप में
नांदी फाउंडेशन का चयन किया है। नांदी फाउंडेशन हैदराबाद में स्थित है, एक गैर लाभकारी संगठन है। फूड सिस्टम विजन पुरस्कार को 2019 में सेकंड मूस और ओपन आईडीओ के सहयोग से संयुक्त राज्य अमेरिका के रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा लॉन्च किया गया था। चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर हम बढ़ते हैं। विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? प्रश्न नंबर देखिए फिर से 9। विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 7 अगस्त, ऑप्शन नंबर डी है आपका 8 अगस्त, ऑप्शन नंबर सी है आपका 9 अगस्त और ऑप्शन नंबर डी है आपका 10 अगस्त। राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी 9 अगस्त। चलिए इस प्रश्न की हम व्याख्या की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 का विषय कोविड-19 एंड इंडाइजिनस पीपल्स रेसिलियंस है। यह दिन आदिवासी लोगों के प्रति समर्थन दिखाने और आदिवासी लोगों के आर्थिक विकास और राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। दुनिया के स्वदेशी आबादी के अधिकारों के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए यह प्रतिवर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है। 10 की ओर बढ़ते हैं हम। किस राज्य द्वारा अर्थव्यवस्था को मजबूती देने, प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति शुरू की गई है? ऑप्शन नंबर ए आपका दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी है आपका असम, ऑप्शन नंबर सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी आपका महाराष्ट्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो दिल्ली, यानी व्याख्या देखते हैं इस प्रश्न की हम। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति लागू की, जिसके तहत सरकार शहर में पंजीकरण शुल्क और सड़क कर में छूट देगी तथा नई इलेक्ट्रिक कारों को 1 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि देगी। इस नीति का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को मजबूती देना, नौकरियां पैदा करना और प्रदूषण कम करना है तथा इसे अधिसूचित कर दिया गया है कि केंद्र सरकार की फेम इंडिया फेज 2 योजना के तहत केंद्र शासित प्रदेश को प्रोत्साहन भी प्रदान करता है। देखिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और अगर वीडियो और भी ज़्यादा अच्छी लगे, आप नए हैं तो सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर क्लिक करिएगा।